Good morning, students. We are going to read Work and Energy, which is the second chapter of your physics syllabus, term second. ये आपके क्लास 9th की फिजिक्स की चैप्टर्स सेकंड है, जो कि टर्म सेकंड में पढ़ाए जाएंगे आपको, जिसको मैंने लगभग सभी क्लासेस में स्टार्ट कर भी दिए थे। उसी को मैं अब कंटिन्यू करूँगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विंटर वेकेशन टाइप की जो छुट्टी चल रही है, इसमें हम सभी लोगों को रेगुलर ऑनलाइन ही मिलने हैं। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कंसल्ट करेंगे, रिसोर्सेस आपके पास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग वर्क क्या है, पहले हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें थोड़ा सा हमें अलग अलग एग्जांपल्स को लेकर समझना होगा। एम आई राइट? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वर्क को समझना होता है कि व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ वर्क डन, व्हाट इज़ वर्क अकॉर्डिंग टू यू। तो आप ये बताएंगे, जवाब देंगे कि जब आपकी एनर्जी किसी रूटीन को, आपके रूटीन को कंप्लीट करने में जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, जो एनर्जी टेक्स प्लेस करती है, उसी को आप वर्क करते हैं, वर्क कहते हैं। जैसे आपने पढ़ाई की 4 घंटे, शायद आपके लिए ये वर्क हो। अगर आप रनिंग करते हैं तो शायद वो भी आपके लिए वर्क हो। तो क्या आपके इस वर्क के डेफिनेशन से या आपके इस कॉन्सेप्ट से हमारी फिजिक्स और फिजिक्स का डेफिनेशन इससे इसको कंप्लीट या इससे एग्री करता है या नहीं करता है, ये हम डेफिनेशन के बाद जानेंगे। तो वर्क का डेफिनेशन है, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क कब कहा जाएगा, कंप्लीट कब कहा जाएगा, व्हेन displacement occur in the direction of force, when displacement establish in the direction of force। जब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तब आप वर्क कहेंगे। when displacement occur in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब फोर्स की डायरेक्शन में, जब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तभी आप इसे वर्क डन कहेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसे आप जीरो वर्क कहेंगे। इस चीज़ को हम लोग अभी और डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम, जो मैंने कुछ आपको शुरू में एग्जांपल्स बताए थे, जैसे कि रनिंग हो गया। अगर आप किसी वॉल को पुश करते हैं तो आप उस कंडीशन में आप उसे वर्क कहेंगे या नहीं कहेंगे। अगर आप वॉक करते हैं तो क्या आप उसे वर्क कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो आप इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या फिर कॉन्टेक्ट ऑफ फोर्स। तो आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या जिसको आप फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, इसे आपको समझना होगा। जैसे हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि आप रेगुलर अपने कंधे पर बैग को लेकर आप रेगुलर स्कूल पढ़ने आते हैं, तो आप कहाँ फील करते हैं फोर्स को, जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स आप पर बैग के वजन के द्वारा जो फोर्स आपके बॉडी पर एग्जर्ट हो रहा है, उसे आप कौन से पार्ट पर फील करते हैं, तो आप कंधे पर फील करते होंगे। तो क्या उस स्ट्रिप की वजह से आपके कंधा डिस्प्लेस हो जाता है किसी तरीके से? क्या वो आपका कंधा जो है डिस्प्लेसमेंट का नेचर शो करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कितना भी वजन आप कंधे पर लेकर आ रहे हैं और उस स्ट्रिप की वजह से आपके कंधे में किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यह एक जीरो वर्क है। आई थिंक मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँगा कि आप डिस्प्लेसमेंट को आपको समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, कैसे होता है। आपको फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट समझना होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, जिसको तमाम नामों से जानते हैं, उसे आपको समझना पड़ेगा। अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसमें किसी तरीके का वर्क नहीं होगा।
तो इस लेक्चर को, वर्क को शुरू करने से पहले मेरे इन बातों को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या फोर्स ऑफ एप्लीकेशन या फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो इस रिगार्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को समझ लिया। देन वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड आवर सेकंड टॉपिक इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन is that point where force is applied, where force is exerted, that is called point of application। जैसे कि आप जमीन पर चल रहे हैं तो आपकी जो फुट है, जो स्टेप्स बना रहे हैं, तो स्टेप्स बनाने के लिए आपके जो पैर हैं वो जमीन पर एक फोर्स लगा रहे हैं। तो आपके जो फुट है, जो स्टेप्स को बनाने में जो फोर्स लगा रहे हैं, वही आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, वही आपका कांटेक्ट ऑफ फोर्स हो गया, वही आपका फोर्स ऑफ एप्लीकेशन हो गया, जिसे मैंने अभी शुरू में बताया, उसे कई नामों से जानते हैं। तो आप हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के नाम से ही उसे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी समझ लिया और आई होप आप डिस्प्लेसमेंट भी समझ गए होंगे। तो ओवरऑल वर्क को आप कभी तभी कंप्लीट कहेंगे जब किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क बिल्कुल नहीं होगा, उसे हम जीरो वर्क कहेंगे। एक एग्जांपल मैं आपसे और शेयर करता हूं। जैसे एक कोई कुली है, कुली अपने सिर पर वजन लेकर या अपने हाथों में वजन लेकर, अपने हाथों में सामान लेकर वह अपने रूटीन को, डेली रूटीन को कंप्लीट कर रहा होता है। तो क्या उस डेली रूटीन से, क्या उसके वर्क से, या फिर उसके जो भी उसने वर्क किया, क्या उस वर्क को हम वर्क कहेंगे? तो सोच के बताएं आप, क्या आप उसे वर्क को, उसके द्वारा किए जाने वाले वर्क को वर्क कहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा जो भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो आप उसे वर्क नहीं कह सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये वीडियो केवल जो है एक डिबेट टाइप का ये वीडियो है, जिसको आपको तर्क से ही आपको समझ आएगा। मैं लाख ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा या वाइट ग्रीन बोर्ड पे लिखूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप समझें, इस वीडियो का जो है इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि वर्क का केवल इंट्रोडक्शन कराना, तो आपको केवल इसको उससे इंट्रोड्यूस होना है। तो ऐसे मैंने तमाम एग्जाम्पल्स आपको बताए जिसमें डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा, किसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे अगर किसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो आप कहीं फोर्स लगाते हैं, जैसे मैंने एक डोर को जो है पुश किया और डोर ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स से उसने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया। इसका मतलब कि वहां पे वर्क होता है, ठीक है। कोई मजदूर है, किसी भारी सामान को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो ये भी उसके द्वारा किया जाने वाला वर्क है। तो वर्क से क्या होता है कि जहां पर भी आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, उस डायरेक्शन में वो क्या हो जाता है, फोर्स अप्लाइड के डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो जाता है। इसी को आप वर्क कहते हैं। चलिए, वर्क का डेफिनेशन आपने समझ लिया। अब हम इसके यूनिट पर कंसीडर करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? तो यूनिट ऑफ वर्क को जानने से पहले हम उसे थोड़ा सा मैथमेटिकली उसे हम डिराइव करना चाहेंगे। जैसे हमने कहा कि वर्क जो होता है, जैसे आप इंक्रीज करते हैं या फिर फोर्स आप इंक्रीज करते हैं तो वर्क भी इंक्रीज हो जाता है। तो हम नाउ वी कैन से वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ऑन द सेकेंड वे, वर्क इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। जितना आप वर्क करेंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एस। नाउ वी कैन आल्सो से work is directly proportional to F into S. This implies that work is equals to K F S, where K is equals to 1. For the value of K is equals to 1, W is equals to F into S. तो ये जो है वर्क इस तरीके से कंप्लीटली डिफाइन हो जाता है। Work is said to be done when force is applied to any body and the body is displaces in the direction of force. Now we can explain work just like this way. Okay. Now come to the point. Unit of work. What is the unit of work? What is the unit of work?
यूनिट ऑफ वर्क यूनिट। तो हम बात कर लेते हैं सीजीएस सिस्टम में और फिर हम बात करेंगे एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है वो होता है डाइन डॉट सेंटीमीटर, और एसआई यूनिट में जो वर्क का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन डॉट मीटर। डाइन सेंटीमीटर न्यूटन मीटर। तो ये कहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हैं, ये कहाँ से आप इसको लिख पा रहे हैं, तो आप तुरंत एक बार फिर से वर्क के फार्मूले पर आ जाइए। वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एफ इन एसआई सिस्टम? न्यूटन। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसआई सिस्टम? दैट इज मीटर। नाउ वी कैन से द एसआई यूनिट ऑफ work is Newton meter. Okay. On the second way, in in CGS system, the unit of force is dyne. I hope you would be know it already. The SI unit of force in CGS system is dyne, and the SI unit of displacement in CGS system is centimeter. So we can relate डाइन डॉट सेंटीमीटर। अब एक बात और है, एक स्टेप और है कि सीजीएस सिस्टम में आपने डाइन डॉट सेंटीमीटर तो लिख लिया, लेकिन डाइन डॉट सेंटीमीटर को भी जो है एक वर्ड इन्हें रिलेट करता है जिसका नाम है अर्ग। ये जो अर्ग है ये ग्रीक शब्द, ग्रीक वर्ड एनर्जिया से मिलकर एनर्जिया से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है वर्क। तो ये एनर्जिया से डिराइव्ड ये वर्ड है जिसका नाम है अर्ग। न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर जो है इसे हम कहेंगे जूल। तो जूल इज द नेम ऑफ ऑनरेबल जेम्स प्रेस्कॉट जूल, हु फर्स्टली पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क and derived its formula। तो इस तरीके से आपने यूनिट्स को भी कवर किए, आपने इसकी यूनिट्स को भी देखा, वर्क की यूनिट क्या होती है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ रोलर। हम एक रोलर के एग्जांपल से वर्क को हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए हम एक रोलर ले लेते हैं। हमने एक रोलर ले लिया, ठीक है, रोलर हमने ले लिया। अब इस रोलर में एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं। इस रोलर में ये हमने एक फोर्स अप्लाई किया और ये रोलर जो है इस पोजीशन से कुछ दूरी चलकर इस पोजीशन पर आ गया। तो क्या हम इसे वर्क डन कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो डोंट बी कंफ्यूज, ये बिल्कुल वर्क डन है, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, आपने फोर्स ऑफ डायरेक्शन को ढूंढा। दिस इज द आवर फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे इसे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जब आपने फोर्स को जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, मूव कर गया। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड आवर बॉडी, आवर रोलर गोज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारा वर्क डन बिल्कुल है, ये बिल्कुल ही जो है हमारा ये वर्क डन है, क्योंकि हमने जहां फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो गया। तो ये बिल्कुल जो है W इज इक्वल्स टू एफ एस को कंप्लीट करता है, उसे सेटिस्फाई करता है, और ये बिल्कुल कंप्लीट एक वर्क है। दिस इज अ कंप्लीट वर्क। नाउ वी विल सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ रोलर। अब हम क्या करते हैं कि इसी रोलर पर फोर्स हम अप्लाई करेंगे, बट नॉट इन दिस डायरेक्शन, समथिंग डिफरेंट डायरेक्शन।
अब मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो रोलर है इसे हम क्या करते हैं कि इसे इस डायरेक्शन से हम इसे मूव कराने का प्रयास करते हैं। तो जब इस डायरेक्शन से हम इसे मूव कराएंगे तो फिर भी तो ये उसी डायरेक्शन में जाएगा। कहने का ये मतलब है कि जब इस रोलर को हम इस डायरेक्शन से किसी रस्सी, रोप या फिर किसी स्ट्रिप के थ्रू अगर हम इसे फोर्स लगाएंगे, इसे हम खींचने का प्रयास करेंगे, फोर्स अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, तो फिर भी ये इसी डायरेक्शन में, मतलब कि उसी डायरेक्शन में ये जाएगा। यानी कि इन दिस एग्जाम्पल कंप्लीट फोर्स इज नॉट अप्लाइड, only a component, only a part of the force is applied in this example. So this example tells us, this example explain a factor which is responsible for this work. मेरी बात को समझिएगा। आपने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने इसे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ था, लेकिन अब हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करते हैं लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम वर्क कहेंगे। तो बिल्कुल वर्क कहेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, फोर्स भी लग रही है, लेकिन उस पूरे फोर्स का यूटिलाइजेशन इसमें नहीं हो पा रहा है, वो पूरा फोर्स इस पर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो जब इसमें पूरा फोर्स यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो जरूर पहले वाले एग्जाम्पल में और सेकेंड वाले में कुछ डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है उसको हम समझते हैं। तो वो डिफरेंस यह है कि complete force is not utilized, complete force is not responsible for this phenomena, for this activity, for this movement of roller. Only a part, only a component of the force is responsible for this. So there is a factor, there will be a factor which would be work to complete this activity, to complete this example. यानी कि एक फैक्टर जरूर है, वो फैक्टर क्या है वही हमें ढूंढना है, जिसकी वजह से ये फेनोमेना कंप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल बना रहा है, वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, यानी कि यह एक एंगल थीटा बना रहा है। ये जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये है हमारा फोर्स अप्लाइड। ये हो गया हमारा अप्लाइंग फोर्स और ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारा फोर्स अप्लाइड हो गया। यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अप्लाइड के बीच में एक थीटा बन रहा है फैक्टर। मैं इसी फैक्टर की बात कर रहा था, इसी कंपोनेंट की बात कर रहा था जो इन पर जो है अप्लाई होकर इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कराता है। ओके, नाउ वी कैन से ये फैक्टर को हम पता लगाएंगे तो इस फैक्टर का नाम है कॉस थीटा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि इसे कॉस थीटा हम क्यों कहते हैं। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो नाउ व्हाट विल आवर फॉर्मूला फॉर वर्क? W इज इक्वल्स टू F इंटू S cos थीटा। W इज इक्वल टू FS cos थीटा, ठीक है। अब ये जो थीटा है, थीटा कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो हमारा जो वर्क होता है वो ज़ीरो वर्क होता है। अगर थीटा की वैल्यू जो है मोर देन 90 डिग्री होती है तो जो हमारा वर्क होता है ये नेगेटिव होता है। और अगर इसी थीटा की वैल्यू स्मॉलर देन 90 डिग्री होती है, तो ये जो हमारा वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि आपको ये एंगल खुद बता देगा कि हमारा ये जो वर्क होने वाला है ये किस टाइप का होने वाला है। आई होप इस वीडियो में आपने सब कुछ समझ लिया होगा। नेक्स्ट अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।